Hello everyone, welcome to my forensic biology lecture series. I am Sakshi Tiwari. I have done my bachelor's in zoology and master's in forensic science. इस लेक्चर सीरीज़ में हम फोरेंसिक बायोलॉजी को बिल्कुल बेसिक लेवल से समझेंगे और धीरे धीरे हम इसके एडवांस कॉन्सेप्ट्स की तरफ मूव करेंगे। आज हमारा टॉपिक है फोरेंसिक बायोलॉजी, इंट्रोडक्शन, कॉन्सेप्ट्स और फाउंडेशन। आज के लेक्चर में हम समझेंगे फोरेंसिक बायोलॉजी क्या होता है, बायोलॉजिकल एविडेंसेस क्या होते हैं, क्राइम सीन से बायोलॉजिकल एविडेंसेस कैसे अप्रोच किया जाता है, ब्लड और डीएनए का फोरेंसिक इंपॉर्टेंस क्या है, न्यूक्लियर डीएनए, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, एसटीआर क्या होता है, चेन ऑफ कस्टडी क्या होता है, कॉन्टेमिनेशन, प्रिजर्वेशन, ये सारी चीज़ें हम कैसे करते हैं। ठीक, और सबसे इम्पॉर्टेंट हम ये समझेंगे कि फॉरेंसिक साइंटिस्ट बायोलॉजिकल एविडेंसेस को किस तरह साइंटिफिकली इंटरप्रेट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ फॉरेंसिक बायोलॉजी। फॉरेंसिक बायोलॉजी के प्रिंसिपल्स को फॉरेंसिक और लीगल इन्वेस्टिगेशन में अप्लाई करने वाला एक फील्ड है। सिंपल लैंग्वेज में अगर हम समझें तो क्राइम सीन से मिलने वाले बायोलॉजिकल मटेरियल को साइंटिफिकली एग्जामिन करके इन्वेस्टिगेशन के लिए यूज़फुल इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करना फॉरेंसिक बायोलॉजी का एक मेजर पर्पस है। इस फील्ड में हम जेनेटिक्स, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, सेल बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, सीरोलॉजी, ह्यूमन बायोलॉजी जैसे कॉन्सेप्ट्स का यूज़ करते हैं और एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। ठीक, जैसे मान लो अगर हम किसी क्राइम सीन पे गए, हमें एक रेडिश ब्राउन स्टेन मिला। एक नॉर्मल ऑब्जर्वेशन क्या होगी कि हम बोल सकते हैं कि शायद ये ब्लड है, बट अगर एक फॉरेंसिक बायोलॉजिस्ट है या साइंटिस्ट है, वो डायरेक्टली ये कंक्लूजन नहीं देगा कि ये ब्लड है। तो किसी भी एविडेंस का कंक्लूजन हम डायरेक्टली नहीं देख सकते या निकाल सकते हैं, रदर देन हम एक सीक्वेंस में चीज़ों को इंटरप्रेट करते हैं। तो फॉरेंसिक बायोलॉजिस्ट के दिमाग में जो भी थिंकिंग प्रोसेस होती है वो बहुत सीक्वेंशियल होती है। तो कुछ क्वेश्चंस अराइज होते हैं, जैसे कि व्हाट इज़ द मटेरियल, वो मटेरियल क्या है, बायोलॉजिकल एविडेंस कौन सा है वहाँ पे, उस स्पेसिफिक लोकेशन पे कौन सा बायोलॉजिकल एविडेंस है। जैसे कि हेयर सैंपल में जैसे मान लो ब्लड, सीमन, सलाइवा, तो कौन सा बायोलॉजिकल मटेरियल है। दूसरा सवाल आता है वेयर वॉज इट फाउंड, उसकी लोकेशन क्या है, हाउ कुड इट हैव अराइव्ड देयर, वो बायोलॉजिकल मटेरियल वहाँ पहुँचा कैसे, हु मटेरियल, हुज मटेरियल में इट बे, जो बायोलॉजिकल मटेरियल है वो किसका है, लिंक करना इंडिविजुअल पर्सनालिटी से उस बायोलॉजिकल मटेरियल को लिंक करना। फिर लास्ट में आता है मीनिंग। इन सारी चीज़ों का जब जवाब मिल जाएगा तो उसको एक एनालिसिस के बाद हम इंटरप्रेट करते हैं कि उसका रिजल्ट या उसका कंक्लूजन क्या आता है। अब आते हैं जनरल बायोलॉजी वर्सेस फॉरेंसिक बायोलॉजी। जनरल बायोलॉजी और फॉरेंसिक बायोलॉजी में अंतर क्या होता है। जनरल बायोलॉजी में हम लिविंग ऑर्गेनिज्म और उनके बायोलॉजिकल प्रोसेसेस को स्टडी करते हैं, जैसे कि हम स्ट्रक्चर, फंक्शन, जेनेटिक्स, फिजियोलॉजी, एवोल्यूशन, मेटाबॉलिज्म, इन सब टॉपिक्स को पढ़ते हैं। लेकिन फॉरेंसिक बायोलॉजी में हम इसी बायोलॉजिकल नॉलेज को लीगल इन्वेस्टिगेशन के कॉन्टेक्स्ट में अप्लाई करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लो जनरल बायोलॉजी में हम पढ़ते हैं कि ब्लड में आरबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी होता है, प्लेटलेट्स होता है। लेकिन फॉरेंसिक बायोलॉजी में क्वेश्चन हो सकता है कि क्राइम सीन पर जो स्टेन मिला वो ब्लड है कि नहीं है, उसका ओरिजिन क्या है। तो ये सारी चीज़ें डिफरेंस लाती हैं जनरल बायोलॉजी और फॉरेंसिक बायोलॉजी में। मेन की डिफरेंस यही है कि जनरल बायोलॉजी में हम ओवरऑल पढ़ते हैं कि बायो के क्या क्या उसके स्ट्रक्चर हैं, फंक्शंस हैं, क्या है क्या नहीं है। बट फॉरेंसिक बायोलॉजी में हम उन मटेरियल्स को एनालाइज करते हैं और उसको इंटरप्रिटेट करते हैं कि उसका कंक्लूजन क्या आ रहा है।
तो बायोलॉजिकल मटेरियल कोई भी बायोलॉजिकल एविडेंस नहीं बन सकता, यानी कि अगर बायोलॉजिकल मटेरियल है तो इट डजेंट मीन कि वो एक बायोलॉजिकल एविडेंस है। अगर कोई भी मटेरियल है वहाँ पे बायोलॉजिकल या सेलुलर कोई भी कंपोनेंट है वहाँ पे अगर, तो इट डजेंट मीन कि वो एविडेंस है। एविडेंस तो तब होगा ना जब उसकी डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपरली हुई होगी या फिर केस से रिलेटेड होगा। तो कुछ क्राइटेरिया होते हैं किसी भी मटेरियल को एविडेंस बनने में, ठीक है। टाइप्स ऑफ बायोलॉजिकल एविडेंसेस: ब्लड, सीमन, सलाइवा, हेयर, स्किन, टिश्यूज, बोन, टिथ, यूरिन, स्वेट, अलग अलग तरीके के बायोलॉजिकल एविडेंसेस होते हैं। इनको हम बाद में डिटेल्स में पढ़ेंगे आने वाले लेक्चर्स में। जैसा कि मैं पहले ही समझा रही थी कि बायोलॉजिकल मटेरियल और बायोलॉजिकल एविडेंसेस सेम नहीं होते। बायोलॉजिकल मटेरियल्स में क्या क्या आता है? ब्लड, हेयर, सलाइवा, टिश्यू, बोन एक्सेट्रा, जो कि ओरिजिन इनका बायोलॉजिकली होता है, ठीक है। पर बायोलॉजिकल एविडेंस तो वो होता है ना जो कि रेलिवेंट होता है केस से, यानी केस से रिलेट करता है, प्रॉपरली डॉक्यूमेंटेड होता है, उसको कलेक्ट अच्छे से करते हैं, प्रिजर्व करते हैं। अब फॉरेंसिक बायोलॉजी का वर्क फ्लो क्या है, ये काम कैसे करता है? तो ये काम के कई सारे स्टेप्स होते हैं जिनमें अलग अलग प्रोसेसेस का यूज़ करते हैं और फिर एक फाइनल कंक्लूज़न पे जाते हैं। तो बेसिकली हम 9 स्टेप्स इसमें कवर किए हैं। जैसे कि पहला रिकॉग्निशन, जिसमें हम रिकॉग्नाइज करेंगे। दूसरा डॉक्यूमेंटेशन, उस एविडेंस का हम डॉक्यूमेंटेशन करेंगे। तीसरा उसको कलेक्ट करेंगे, फिर उसको पैक करेंगे, प्रिजर्व, एग्जामिनेशन, एनालाइज, इंटरप्रेट और रिपोर्ट। अगर किसी भी क्राइम सीन पे हम गए तो सबसे पहले उस क्राइम सीन को रिकॉग्नाइज करेंगे, देखेंगे कि वहाँ पे क्या वहाँ का इंटीरियर है, एक्सटीरियर है, मतलब उस जगह को पूरा समझेंगे कि क्या है क्या नहीं है, ठीक। फिर जो भी मटेरियल या दिखेगा, जो भी चीज़ें हमें दिखेंगी उसको हम डॉक्यूमेंट करेंगे। अगर कुछ वहाँ पे एविडेंसेस मिलते हैं तो उसको हम कलेक्ट करेंगे, फिर उसको पैक करेंगे। अब डिपेंड करता है कि वो बायोलॉजिकल मटेरियल है कैसा, तो उसको हम उस तरीके का पैकेजिंग देंगे। अगर मान लो कुछ बड़ा ऑब्जेक्ट है तो उसको हम पेपर बैग में नहीं पैक कर सकते हैं। तो अलग अलग जो भी मटेरियल है उसके लिए अलग अलग पैकेजिंग करते हैं, ठीक है। फिर प्रिजर्वेशन, उस चीज़ को प्रिजर्व करते हैं, अच्छे से रखते हैं। हैंडलिंग के लिए हम चेन ऑफ कस्टडी को मेंटेन करते हैं। अब ऐसा नहीं है कि अगर मान लो किसी जगह पे किसी क्राइम सीन पे आप हो और वहाँ पे हमें बायोलॉजिकल मटेरियल मिला है तो हम एग्जामिनेशन वहीं शुरू कर दें, वहाँ ऐसे नहीं होता है। उसके बाद जब हम प्रिजर्व करते हैं तो उसको हम पैकेजिंग वगैरह करने के बाद उसको हम एफएसएल भेज देते हैं और फिर वहाँ पे एग्जामिनेशन स्टार्ट होता है। तो एग्जामिनेशन जहाँ पे स्टार्ट होता है वो एफएसएल में होता है, वो क्राइम सीन पे नहीं होता। एनालाइज करते हैं एफएसएल में, फिर उसको इंटरप्रेट करते हैं, फिर उसको रिपोर्ट देते हैं। वो सारा एक चेन ऑफ कस्टडी से चीज़ें बंधी होती हैं, जिसका एक ये वर्क फ्लो होता है। इसके अकॉर्डिंग सारा काम होता है। एक लेबोरेटरी तभी अच्छा है जब उसकी हैंडलिंग अच्छी हो, यानी जैसे एविडेंस अच्छे से हैंडल कर रहा है अगर कोई भी लेबोरेटरी, तो वो अच्छा लैब कंसिडर किया जाता है। अब देखते हैं मेजर एरियाज विद इन फॉरेंसिक बायोलॉजी। फॉरेंसिक बायोलॉजी के मेजर कौन कौन से एरियाज होते हैं? जैसे फॉरेंसिक सीरोलॉजी, जिसमें हम बॉडी के फ्लूइड्स, स्टेन्स को पढ़ते हैं। फॉरेंसिक जेनेटिक्स, जेनेटिक वेरिएशन और डीएनए की प्रोफाइलिंग्स पढ़ते हैं उसमें। मॉलिक्यूलर फॉरेंसिक्स, जिसमें हम डीएनए का एक्सट्रैक्शन, पीसीआर, इन सब चीज़ों को पढ़ते हैं। फॉरेंसिक एंथ्रोपोलॉजी में हम ह्यूमन के स्केलेटल रिमेन्स को पढ़ते हैं, या एंथ्रोपोलॉजी में हम मोस्टली स्केलेटल रिमेन्स की चीज़ें देखते हैं। एंटोमोलॉजी में हम इंसेक्ट्स और बाकी उसके डिकम्पोजिशन को पढ़ते हैं।
फॉरेंसिक बॉटनी में हम प्लांट्स, मटेरियल, पॉलन, सीड्स, इन सब चीज़ों को देखते हैं। तो कुछ मेजर एरियाज हैं जो कि फॉरेंसिक बायोलॉजी के अंदर आते हैं। कौन कौन से आते हैं? फॉरेंसिक सीरोलॉजी, फॉरेंसिक जेनेटिक्स, मॉलिकुलर फॉरेंसिक्स, फॉरेंसिक एंथ्रोपोलॉजी, फॉरेंसिक एंटोमोलॉजी, फॉरेंसिक बॉटनी। अब देखते हैं फॉरेंसिक बायोलॉजी वर्सेस सीरोलॉजी वर्सेस डीएनए फॉरेंसिक्स। फॉरेंसिक बायोलॉजी के मेजर 3 पार्ट्स हैं। फॉरेंसिक बायोलॉजी, फॉरेंसिक सीरोलॉजी और डीएनए फॉरेंसिक्स। फॉरेंसिक बायोलॉजी और फॉरेंसिक सीरोलॉजी में मोस्टली लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि दोनों तो सेम ही चीज़ें। नहीं, एक्चुअली फॉरेंसिक बायोलॉजी बहुत ब्रॉडर फील्ड है। इसके अंदर हम बायोलॉजिकल एविडेंसेस, सीरोलॉजी, जेनेटिक्स, डीएनए और ह्यूमन के बायोलॉजिकल आइडेंटिफिकेशंस को पढ़ते हैं, या इन सब चीज़ें की जो भी एरियाज आती हैं वो इन सब में आती हैं। फॉरेंसिक सीरोलॉजी कंपैरेटिवली ना एक स्पेसिफिक एरिया है जो कि प्राइमरीली बायोलॉजिकल फ्लूइड और स्टेन्स का एग्जामिनेशन से रिलेटेड होता है, जिसमें हम ब्लड, सीमन और सलाइवा जैसी चीज़ें पढ़ते हैं। जो भी फ्लूइड से रिलेटेड चीज़ें होती हैं वो हम सीरोलॉजी में पढ़ते हैं। इसीलिए एक इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट आप याद रखना कि सीरोलॉजी एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है फॉरेंसिक बायोलॉजी का, बट फॉरेंसिक बायोलॉजी बहुत ब्रॉडर है सीरोलॉजी के कंपैरिजन में। और पार्ट 3 देखें तो डीएनए फॉरेंसिक्स, जिसमें हम जेनेटिक मटेरियल्स, जेनेटिक मार्कर्स को यूज़ करते हैं और इंटरप्रेट करते हैं कि डीएनए प्रोफाइलिंग किसकी है। एसटीआर, वाईएसटीआर, एमटीडीएनए, ये सब इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, ये हम आगे कवर करेंगे। अब जब भी कोई इन्वेस्टिगेशन होता है तो उसमें 2 चीज़ें आती हैं, बॉडी फ्लूइड आइडेंटिफिकेशन और डीएनए आइडेंटिफिकेशन। ये 2 अलग-अलग चीज़ें हैं। बॉडी फ्लूइड आइडेंटिफिकेशन वर्सेस डीएनए आइडेंटिफिकेशन हमारा ये एक टॉपिक है। इसमें ये है कि पहला क्वेश्चन ये आता है कि बॉडी फ्लूइड जो वहाँ पे मिला है उसका हम सीरोलॉजिकल और बायोलॉजिकल एविडेंसेस, बायोलॉजिकल एविडेंसेस नहीं, सीरोलॉजिकल और बायोलॉजिकल उसका एग्जामिनेशन करते हैं। तो वो तो हम बस उस मटेरियल को एनालाइज करते हैं ना, बट अगर उसी चीज़ को हम किसी पर्सन से, स्पेसिफिक इंडिविजुअल से रिलेट करते हैं तो वो डीएनए एनालिसिस में आ जाता है। यानी कभी भी हम अगर इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो 2 चीज़ करते हैं, या तो पहला बॉडी फ्लूइड आइडेंटिफिकेशन और दूसरा डीएनए आइडेंटिफिकेशन। तो बॉडी फ्लूइड में हम सिर्फ मटेरियल को एनालाइज करते हैं कि वो मटेरियल क्या है, कैसे है, उसका एग्जामिनेशन करेंगे हम। और डीएनए आइडेंटिफिकेशन में हम ये देखते हैं कि उसमें डीएनए है कि नहीं है, सूटेबल है या नहीं है, किससे रिलेट कर रहा है, किस इंडिविजुअल को ये जा रहा है, किस इंडिविजुअल से लिंक कर रहा है। ठीक है, तो हमारा 2 क्वेश्चंस इसमें आते हैं कि बॉडी फ्लूइड आइडेंटिफिकेशन और डीएनए आइडेंटिफिकेशन 2 अलग-अलग चीज़ें होती हैं। ब्लड, द फॉरेंसिक्स बायोलॉजी स्टार्टिंग पॉइंट। अब हम एक वेरी इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल एविडेंस ब्लड को समझते हैं। ब्लड एक ना कनेक्टिव टिश्यू है। क्या है? ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है। ब्लड के मेजरली 2 कंपोनेंट्स हैं, प्लाज्मा और फॉर्म्ड एलिमेंट्स। और फॉर्म्ड एलिमेंट्स के 3 पार्ट्स हैं या 3 एलिमेंट्स हैं, जिनमें कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स आते हैं। ठीक, अब इसमें फॉरेंसिक क्वेश्चन ये आता है कि क्या ये ब्लड है, ह्यूमन ओरिजिन है या नहीं है, उसकी ओरिजिनिटी क्या है, वो जो भी खून है वहाँ पे, जो भी ब्लड है स्टेन, वो किसका है, ह्यूमन का है कि मंकी का है, या किस इंडिविजुअल एनिमल या पर्सन का है। क्या हम उससे डीएनए निकाल सकते हैं, क्या हम उसको रिजल्ट के लिए सपोर्ट दे रहा है कि नहीं दे रहा है वो स्टेन। तो ये सारे फॉरेंसिक्स क्वेश्चंस आते हैं दिमाग में। जैसे कि हमने पढ़ा आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी का मेजर फंक्शन होता है ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना। डब्ल्यूबीसी का क्या काम होता है? इम्यून डिफेंस
में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और प्लेटिलेट्स जो है वो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। ब्लड क्लॉटिंग का मतलब ब्लड को जो थक्का बना होता है ना, जैसे कि ब्लड को जब कहीं पे मान लो अगर चोट लगी है और उस चीज़ पे अगर चोट के बाद जो अपने आप ब्लड अपने आप जब रुक जाता है थोड़ी देर बाद बहना, तो वो प्लेटिलेट्स की वजह से ही रुकता है। अब यहाँ एक बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है कि मैच्योर ह्यूमन रेड ब्लड सेल्स में न्यूक्लियस नहीं होता है, और जब न्यूक्लियस एब्सेंट है तो मैच्योर आरबीसी न्यूक्लियर डीएनए कंटेन नहीं करते हैं। लेकिन ब्लड में सिर्फ आरबीसी ही नहीं होते हैं, ब्लड में डब्ल्यूबीसी भी प्रेजेंट होते हैं, और जो डब्ल्यूबीसी होता है वो न्यूक्लिएटेड होता है, और आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता है, यानी ई न्यूक्लिएटेड होता है। सो प्लीज़ रिमेंबर दिस सिंपल कॉन्सेप्ट कि आरबीसी में कोई न्यूक्लियस नहीं होता है और डब्ल्यूबीसी में न्यूक्लियर प्रेजेंट होता है। ब्लड का फॉरेंसिक इम्पोर्टेंस सिर्फ डीएनए तक लिमिटेड नहीं है। ब्लड स्टेन की लोकेशन क्या है, अपीयरेंस, उसका डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारी चीज़ें रेलिवेंट हो सकती हैं। इसीलिए ब्लड फॉरेंसिक बायोलॉजी का एक बहुत इंपॉर्टेंट एविडेंस का टाइप है। अब क्वेश्चन आता है, वेयर कैन फॉरेंसिक डीएनए कम फ्रॉम। ये जो फॉरेंसिक डीएनए है जो अभी हमने पढ़ा कि ब्लड से मिलता है, तो वो कहाँ कहाँ से हमें मिल सकता है? ब्लड से सीमन, सलाइवा, स्किन, टिश्यू, जितने भी बायोलॉजिकल एविडेंसेस हैं हमें वहाँ से मिल सकते हैं। एक चीज़ है हेयर में थोड़ा सा एक प्रॉब्लम आता है कि वो डिपेंड करता है कि हेयर का सैंपल कैसा है, उसका सेलुलर मटेरियल कैसा है, उस पर डिपेंड करता है कि उसमें डीएनए हमें मिल पा रहा है कि नहीं मिल पा रहा है। तो ये सारे ऐसे बायोलॉजिकल एविडेंसेस या मटेरियल हैं जिसमें हमें डीएनए मिलता है। अब क्वेश्चन आता है न्यूक्लियर डीएनए वर्सेस माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। दो इम्पोर्टेंट टाइप्स है फॉरेंसिक डीएनए के, एक है न्यूक्लियर डीएनए और दूसरा है माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। न्यूक्लियर डीएनए न्यूक्लियस में होता है, ठीक है, इनहेरिटेड फ्रॉम बोथ पेरेंट्स। न्यूक्लियर डीएनए जो होता है दोनों पेरेंट्स से इनहेरिट होता है। प्रेजेंट एज न्यूक्लियर क्रोमोसोम्स, इसमें जो क्रोमोसोम्स होता है वो न्यूक्लियरली प्रेजेंट होते हैं। ऑटोसोमल एसटीआर प्रोफाइलिंग कॉमनली यूज होती है। जनरली जो है वो स्ट्रॉन्गर इंडिविजुअल डिस्क्रिमिनेशन को आइडेंटिफाई करता है। और माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए में क्या होता है कि ये माइटोकॉन्ड्रिया में सबसे पहले इसका लोकेशन क्या है, माइटोकॉन्ड्रियल में ये लोकेटेड होता है। प्राइमरीली ये मैटरनल नहीं यार, फॉरेंसिक बायोलॉजी में दो तरीके के डीएनए होते हैं, ठीक है। फॉरेंसिक डीएनए में दो तरीके के डीएनए होते हैं, न्यूक्लियर डीएनए और माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। न्यूक्लियर डीएनए जो है न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है, बाई पेरेंटल होता है, यानी कि दोनों पेरेंट्स से इनहेरिटेड होता है। इसमें एसटीआर प्रोफाइलिंग की जाती है जो कि ऑटोसोमल होती है। हाईली इन्फॉर्मेटिव होता है, ठीक है। अगर किसी इंडिविजुअल को एसोसिएट करना होता है किसी भी केस से तो काफ़ी हाईली इन्फॉर्मेटिव होता है, जिससे कि मतलब काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाता है न्यूक्लियर डीएनए से। और माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए क्या होता है, वो माइटोकॉन्ड्रिया में लोकेटेड होता है, उसका मेनली बाई पेरेंटल ना हो के ये यूनिपेरेंटल लीनिएज होता है, यानी कि मदर टू डॉटर इनहेरिट होने वाली जो डीएनए होती है वो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए होती है। मल्टीपल कॉपीज पर सेल, इसकी कॉपीज बहुत हाई नंबर ऑफ कॉपी सेल्स होते हैं। यूज़फुल होता है, कुछ जो भी डिग्रेडेड सैंपल्स होते हैं उन सब चीज़ों को एनालाइज करने में माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए की हेल्प लेते हैं। और लोअर इंडिविजुअल डिस्क्रिमिनेशन दैन सुटेबल ऑटोसोमल एसटीआर, यानी माइटोकॉन्ड्रियल अकर होता है बहुत सारे मल्टीपल कॉपीज में एक सेल में, ठीक है, सेल्स में। बल्कि माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए यूज़फुल होता है उन्हीं सब केसेस में जब या तो डीएनए बहुत कम है, यानी न्यूक्लियर डीएनए बहुत कम मिल रहा है उस जगह पे, या फिर सैंपल बहुत डिग्रेडेड है, तो वहाँ पे हम एम्प्टी डीएनए का यूज़ करते हैं। जैसे कि हेयर साफ्ट हुआ, अगर मान लो हेयर
का जो सिर्फ साफ्ट है, यानी जो ऊपर वाले से ये हेयर का सैंपल है, ठीक। तो इसको जो ये वाला पॉइंट है इसको हम साफ्ट बोलते हैं। तो जो हेयर साफ्ट है उसमें न्यूक्लियर डीएनए नहीं होता है, तो हम उस जगह पे क्या एनालाइज करेंगे, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, ठीक है। हाँ, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि न्यूक्लियर डीएनए जो है वो बोथ पेरेंट्स से आते हैं, ठीक है। तो उनका जो डिस्क्रिमिनेशन प्रोफाइल है वो हाई होता है, यानी हम मोस्टली कभी भी एनालाइज करते हैं किसी भी डीएनए को, तो हम न्यूक्लियर डीएनए ही एनालिसिस को प्रेफर करेंगे रेदर देन माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एसटीआर। एसटीआर क्या होता है? एसटीआर का फुल फॉर्म आता है शॉर्ट टैंडम रिपीट। डीएनए के कुछ रीजन्स में शॉर्ट सीक्वेंसेस रिपीटेडली प्रेजेंट होते हैं, यानी कि रिपीटेड वे में कुछ सीक्वेंसेस प्रेजेंट होते हैं। सपोज जैसे यहाँ पे जो सीक्वेंस है AG80 तो इसमें रिपीटिंग वर्ड क्या है, रिपीटिंग न्यूक्लियोटाइड क्या है, AG80। अब इमेजिन करिए किसी दूसरी इंडिविजुअल में सेम रीजन पर AG80 6 बार रिपीट हो रहा है, तो रिपीट नंबर डिफरेंट हुआ। किसी में 5 बार रिपीट हो रहा है, किसी में 6 बार रिपीट हो रहा है, किसी में 7 बार हो रहा है, तो वो डिपेंड करता है। तो ये वेरिएशंस फॉरेंसिक डीएनए प्रोफाइलिंग में बहुत यूज़फुल होता है। हम मल्टीपल एसटीआर लोकाई एनालाइज कर सकते हैं। हर लोकस पर जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स को कंबाइन करके एक डीएनए प्रोफाइल जनरेट होती है। इसीलिए सिंपल वे में अगर मैं समझाना चाहूँ तो अलग अलग इंडिविजुअल्स के जो एसटीआर होते हैं वो उनमें वेरिएशंस होती हैं, जो कि हमें डिफरेंट प्रोफाइल पैटर्न को प्रोवाइड कराती है। और जब एविडेंस सैंपल और रेफरेंस सैंपल कंपेयर किया जाता है, यानी जो एविडेंस जिस चीज़ से एविडेंस जिसका है और जो रेफरेंस सैंपल है, यानी जो हमारा सस्पेक्टेड सैंपल है, उससे अगर कंपेयर किया जाता है तो हम देखते हैं कि प्रोफाइल्स कितना कंसिस्टेंट है या नहीं है। तो एसटीआर का फुल फॉर्म एग्ज़ाम में बहुत कॉमनली पूछा जाता है, तो आप इसको एक बार पढ़ लेना। एसटीआर का फुल फॉर्म होता है शॉर्ट टैंडम रिपीट। तो आपको समझ आया, यानी कि जब भी हम कुछ एनालाइज करते हैं या जब हम डिफरेंसेस पता कर पाते हैं तो वो जनरली हम एसटीआर की हेल्प से ही कर पाते हैं। और अलग अलग लोगों में अलग अलग तरीके के रिपीटेशंस काउंट होते हैं, और फॉरेंसिक प्रोफाइलिंग हम एसटीआर की हेल्प से ही कर पाते हैं। व्हाट इज़ डीएनए प्रोफाइल? डीएनए प्रोफाइल को अगर हम सिंपल लैंग्वेज में समझें तो डीएनए प्रोफाइल सेलेक्टेड जेनेटिक मार्कर्स से ऑब्टेन्ड जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स का एक पैटर्न होता है। इसको एक बायोलॉजिकल बारकोड की तरह कॉन्सेप्चुअली समझ सकते हैं। जैसे बारकोड पूरे प्रोडक्ट की हिस्ट्री नहीं बताता, सिमिलरली फॉरेंसिक डीएनए प्रोफाइल पर्सन का कंप्लीट जीनोम नहीं बताता है। ये सिलेक्टेड इन्फॉर्मेटिव मार्कर्स का एक पैटर्न होता है। एविडेंस सैंपल और रेफरेंस सैंपल के प्रोफाइल्स कंपेयर करके साइंटिफिक इंटरप्रिटेशन की जा सकती है। यानी इसके कुछ स्टेप्स हैं, जैसे सबसे पहले बायोलॉजिकल सैंपल्स का हम डीएनए एनालिसिस करेंगे, फिर उसका जेनेटिक मार्कर्स हम जैसे जेनेटिक मार्कर्स अलग अलग होते हैं, जैसे डीएनए हो गया, न्यूक्लियर डीएनए, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, एसटीआर, वाईएसटीआर, वो हम आगे पढ़ेंगे। जेनेटिक मार्कर्स को एनालाइज करेंगे, उसकी कुछ सीक्वेंसेस की हिस्ट्री हम देखेंगे, पैटर्न को समझेंगे, फिर हम उसके डीएनए प्रोफाइल को इंटरप्रेट करेंगे। और ये ध्यान रहे कि पर्सन का कंप्लीट जीनोम सीक्वेंस नहीं होता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डीएनए एनालिसिस वर्कफ्लो। जैसे कि हम डीएनए का एनालिसिस कैसे करते हैं, ठीक है। हम बेसिकली 5-6 स्टेप्स में हम डीएनए का एनालिसिस करते हैं, ठीक है। जिसमें सबसे पहले हम सैंपल लेते हैं, उससे डीएनए को एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसको क्वांटिफाई करते हैं, फिर उसको पीसीआर में एम्प्लीफिकेशन करते हैं, फिर डीएनए टाइपिंग करते हैं, उसके बाद से इंटरप्रेट करते हैं। फर्स्ट स्टेप होता है डीएनए का एक्सट्रैक्शन। यहाँ बायोलॉजिकल मटेरियल से हम डीएनए को रिकवर करते हैं। क्वांटिफिकेशन में क्या होता है कि इससे अवेलेबल डीएनए की क्वांटिटी एक्सेस की जा सकती है।
पीसीआर एप्लीकेशन में क्या होता है कि पीसीआर को जनरली हम अगर देखा जाए तो पीसीआर में हम डीएनए की क्वांटिटी को बढ़ाते हैं, एम्प्लीफाई करते हैं। डीएनए टाइपिंग में क्या होता है कि फाइनली जो ऑब्टेन डेटा हमें मिला है उसको हम एनालाइज और इंटरप्रेट करते हैं और साइंटिफिक फाइंडिंग्स को रिपोर्ट में डॉक्यूमेंट किया जाता है। सो रिमेंबर द 6 स्टेप्स की एक्सट्रैक्शन, क्वांटिफिकेशन, पीसीआर, डीएनए टाइपिंग, इंटरप्रिटेशन और फिर रिपोर्टिंग। ये सारे स्टेप्स आप याद रखिएगा। नेक्स्ट टॉपिक इज प्रिजम्पटिव वर्सेस स्पेसिफिक एग्जामिनेशन। दो तरीके के एग्जामिनेशन किया जाता है, प्रिजम्पटिव और एक कन्फर्मेटरी। ठीक है, प्रिजम्पटिव में हम क्या देखते हैं, कैसा एग्जामिनेशन करते हैं। प्रिजम्पटिव या स्क्रीनिंग जो टेस्ट होता है हमें इनिशियल इंडिकेशन देता है। फॉर एग्जांपल अगर मान लो सस्पिशियस कोई स्टेन है, टेस्ट ये इंडिकेट कर सकते हैं कि ब्लड प्रेजेंट हो सकता है कि नहीं हो सकता है। लेकिन प्रिजम्पटिव में अगर पॉजिटिव रिजल्ट है तो हम ये कन्फर्मेटरी नहीं बोल सकते हैं कि हाँ वो स्पेसिफिक बायोलॉजिकल जो मटेरियल है वो ब्लड ही है या फिर सीमन है या सलाइवा है। तो प्रिजम्पटिव टेस्ट कन्फर्मेटरी टेस्ट नहीं होता है। कन्फर्मेटरी टेस्ट क्या होता है कि कन्फर्मेटरी टेस्ट में हमें ये पता चल जाता है कि जो बायोलॉजिकल मटेरियल है वो वैलिड है, वो किस तरीके का अगर ब्लड है तो हाँ वो ब्लड ही है। जब हम इस कन्फर्मेशन पे आते हैं तो वो कन्फर्मेटरी एग्जामिनेशन के थ्रू ही आ पाते हैं। बट ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा कि प्रिजम्पटिव टेस्ट कभी भी आप ये नहीं बोल सकते। प्रिजम्पटिव टेस्ट एक हो सकता है दिमाग में कि हाँ प्रिजम्पटिव टेस्ट कर लिया, हमें ब्लड पता चल गया कि वो सैंपल जो है वो ब्लड है। बट हम कन्फर्मेशन पे तभी जाएंगे या एक कंक्लूजन पे तभी जाएंगे कि वो ब्लड है जब हम एक कन्फर्मेटरी एग्जामिनेशन कर लेंगे। उसके अलग अलग टेस्ट होते हैं जो हम करते हैं, जो कि मैं आगे पढ़ाऊंगी जब बायोलॉजिकल एविडेंसेस में कवर करूंगी। तो प्रिजम्पटिव टेस्ट और कन्फर्मेटरी टेस्ट। प्रिजम्पटिव टेस्ट में हम क्या करते हैं कि बस एक प्रिजम्पशन रहता है कि दिमाग में रहता है कि हाँ मे बी, इट माइट बी या इट मे बी कि वो जो सैंपल है वो ब्लड ही है या सीमेन है या सलाइवा है, जो भी बायोलॉजिकल मटेरियल एक क्लेम कर सकते हैं कि हाँ इट माइट बी कि ये चीज़ है। बट कन्फर्मेटरी में जब हम एग्जामिनेशन करेंगे, कन्फर्मेटरी एग्जामिनेशन, तब जाके हम कंक्लूजन देंगे कि नहीं ये बायोलॉजिकल मटेरियल जो है वो ब्लड ही है या स्पेसिफिक ये मटेरियल है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कॉन्टैमिनेशन एंड क्रॉस कॉन्टैमिनेशन। कॉन्टैमिनेशन का मतलब है अनवांटेड बायोलॉजिकल मटेरियल का एविडेंस या सैंपल में इंट्रोड्यूस हो जाना। ये क्राइम सीन पर भी हो सकता है और लेबोरेटरी में भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल अगर मान लो इन्वेस्टिगेटर का बायोलॉजिकल मटेरियल एक्सीडेंटली एविडेंस के कांटेक्ट में आ जाए या दो एविडेंस आइटम्स इनप्रॉपरली हैंडल होने की वजह से एक दूसरे से बायोलॉजिकल मटेरियल एक्सचेंज कर दें। सिंपल भाषा में समझें तो अगर मान लो अगर ब्लड सैंपल वहाँ रखा हुआ है और किसी एग्जामिनेशन, अगर मान लो कोई लेबोरेटरी असिस्टेंट है या एग्जामिनेटर है, वो उस ब्लड सैंपल का एग्जामिनेशन कर रहा है, तो इट माइट गेट चांसेस कि अगर उसको कभी चोट लगी है या उस टाइम पे चोट लगी है तो उसका बायोलॉजिकल सैंपल से जो हमारा जिस सैंपल पे हम काम कर रहे थे अगर वो दोनों मिक्स हो जाए या फिर कॉन्टैमिनेट हो जाए, तो कंटैमिनेशंस अलग अलग तरीके से हो सकती हैं। और क्रॉस कंटैमिनेशन क्या होता है, जब बायोलॉजिकल मटेरियल्स एक मटेरियल से एक सैंपल से दूसरे सैंपल में मिक्स हो जाए या वो हो जाए, एक्सचेंज हो जाए। डीएनए टेक्निक्स बहुत सेंसिटिव हो सकती हैं, इसीलिए कंटैमिनेशन इंटरप्रेट करना बहुत कॉम्प्लिकेट होता है। इसीलिए प्रॉपर हम पीपीई यूज़ करते हैं, इक्विपमेंट्स को साफ़ रखते हैं, अप्रोप्रिएटली कंट्रोल करते हैं, प्रॉपर पैकेजिंग होता है, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं।
अब हमारा क्वेश्चन आता है, हाउ डू वी रिड्यूस कंटामिनेशन, जो मैं अभी समझा रही थी कि हम इस कंटामिनेशन को कम कैसे करेंगे। यूज़ क्लीन और अप्रोप्रिएटली स्टेरिलाइज टूल्स। हम टूल्स का यूज़ करते हैं जो कि एकदम साफ़ हो, अच्छे से हो। ग्लव्स को हम चेंज करते रहते हैं। जैसे अगर मान लो अलग अलग सैम्पल्स हैं या अलग हमने ड्रॉपर या टेस्ट ट्यूब, चाहे जो भी चीज़ें टच कर रहे हैं, हम ग्लव्स के साथ ही मतलब उसको टच करेंगे। ग्लव्स भी एक्सचेंज नहीं करेंगे। एविडेंसेस को हमेशा सेपरेट करेंगे। कलेक्शन और लेबोरेटरीज प्रोसीजर्स को हम फॉलो करेंगे। डॉक्यूमेंट हैंडलिंग और बाकी क्वालिटी कंट्रोल्स को हम मेंटेन करेंगे। तो इस तरीके से हम कंटामिनेशन को रोक सकते हैं। प्रिजर्वेशन, कंटामिनेशन हमने देख लिया, अब हम प्रिजर्व कैसे करेंगे, यानी एविडेंस को हम प्रोटेक्ट कैसे करेंगे। बायोलॉजिकल एविडेंस को प्रिजर्व करना एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट है। बायोलॉजिकल मटेरियल टाइम के साथ डिग्रेड हो जाते हैं। मॉइस्चर, माइक्रोबियल ग्रोथ, ये सारी चीज़ें बहुत इफ़ेक्ट करती हैं बायोलॉजिकल मटेरियल को। जैसे हीट हो गया, यूवी एक्सपोज़र हो गया या केमिकल्स हो गए, वो जो डीएनए क्वालिटी को इफ़ेक्ट कर सकते हैं। इसीलिए एविडेंस कलेक्शन का मतलब सिर्फ सैंपल को कलेक्ट कर लेना नहीं है, हमें एविडेंस की आइडेंटिटी, उसकी इंटीग्रिटी, क्वालिटी को मेंटेन करना होता है। इसी रीज़न से कलेक्शन, पैकेजिंग, स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट फॉरेंसिक बायोलॉजी में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो हमें डिग्रेडेशन को प्रिवेंट करना चाहिए, कंटामिनेशन को, उसकी आइडेंटिटी को मेंटेन करना चाहिए उस बायोलॉजिकल मटेरियल का, उसके डॉक्यूमेंटेशंस को वैलिड डॉक्यूमेंटेशंस अच्छे तरीके से करने चाहिए कि सैंपल का क्वांटिटी कितना था, कैसे क्या है, सारी चीज़ें बहुत एक ऑर्गेनाइज्ड वे में चीज़ें करोगे आप तो कोई इशू नहीं होता। बट ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जो कि एविडेंस या किसी भी केस में कंक्लूज़न या जो रिज़ल्ट आएगा उसको चेंज कर सकती है। इसीलिए चेन ऑफ कस्टडी भी मेंटेन कराई जाती है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा चेन ऑफ कस्टडी। चेन ऑफ कस्टडी का सिंपल मीनिंग है एविडेंस की डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री, यानी एविडेंस किसने कलेक्ट किया, कब कलेक्ट किया, कहाँ से कलेक्ट किया, किसने रिसीव किया, किसने ट्रांसफ़र किया। इन सब हैंडलिंग और ट्रांसफ़र डिटेल्स को अप्रोप्रिएट रिकॉर्ड को मेंटेन किया जाता है। इनका मेन पर्पस है एविडेंस की आइडेंटिटी, इंटीग्रिटी, अकाउंटेबिलिटी को मेंटेन करना। आप इसको अगर सिंपल लाइन में याद रखना चाहो तो इतना ही करो कि एविडेंस की डॉक्यूमेंटेड जर्नी चेन ऑफ कस्टडी कहलाती है। फॉरेंसिक एविडेंस के साथ ये डॉक्यूमेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बिकॉज एविडेंस की क्रेडिबिलिटी और ट्रेसिबिलिटी मेंटेन करनी होती है, तभी तो आप कोर्ट में प्रेजेंट करोगे सारी चीज़ें। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट कैन अ डीएनए रिजल्ट टेल अस, कि डीएनए एनालिसिस के बाद हम क्या देखते हैं, क्या इंटरप्रेट करते हैं। रिजल्ट, जब डीएनए का रिजल्ट आता है तो हमें क्या मिलता है, क्या हम समझ पाते हैं। सपोज हमारे पास क्राइम सीन से एक बायोलॉजिकल सैंपल मिला, हमने उस सैंपल से डीएनए प्रोफाइल ऑब्टेन की। अब इन्वेस्टिगेशन में हमें एक रेफरेंस सैंपल दिया गया। मान लो फॉर एग्जांपल कि किसी विक्टिम, सस्पेक्ट या किसी इंडिविजुअल का हमको सैंपल मिला रेफरेंस के नाम पे। अब हम दोनों डीएनए प्रोफाइल्स को कंपेयर कर सकते हैं, और जब कंपैरिजन के बाद हमें ये पता चलता है कि हमारे सामने 3 क्राइटेरिया आ सकते हैं या 3 सिचुएशंस हो सकती हैं। पहला इंक्लूज़न, दूसरा एक्सक्लूजन और तीसरा इनकन्क्लूसिव। सबसे पहले समझते हैं इनकन्क्लूजन। इनकन्क्लूजन का सिंपल मीनिंग होता है कि कंपैरिजन के बेसिस पर पर्टिकुलर पर्सन को पॉसिबल कंट्रीब्यूटर या सोर्स के रूप में एक्सक्लूड नहीं किया जा सकता। यानी एविडेंस सैंपल का डीएनए प्रोफाइल और रेफरेंस पर्सन का प्रोफाइल रेलिवेंट कैरेक्टरिस्टिक्स पर कंसिस्टेंट है। लेकिन यहाँ एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि इंक्लूज़न का मतलब ये नहीं है कि पर्सन ने क्राइम किया है। ये सिर्फ डीएनए एविडेंस के कॉन्टेक्स्ट में एक एसोसिएशन कराता है। अगर आपको मैं समझाना चाहूँ सिंपल भाषा में कि अगर क्राइम सीन सैंपल का डीएनए प्रोफाइल किसी पर्सन के रेफरेंस प्रोफाइल के साथ मैच कर जाता है,
या कंसिस्टेंट है तो हम उस पर्सन को डीएनए एविडेंस के बेसिस पर पॉसिबल कंट्रीब्यूटर के रूप में एक्सक्लूड नहीं कर सकते हैं। लेकिन पर्सन क्राइम सीन पर डीएनए कैसे छोड़कर गया है, ये एक सेपरेट क्वेश्चन हो जाता है। अब आते हैं एक्सक्लूजन पे। एक्सक्लूजन का मतलब है कि एविडेंटियरी डीएनए प्रोफाइल और रेफरेंस पर्सन का प्रोफाइल के बीच में इनकंसिस्टेंसी है, यानी अवेलेबल जेनेटिक इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर वो पर्सन उस पर्टिकुलर बायोलॉजिकल मटेरियल का कंट्रीब्यूटर नहीं हो सकता है अंडर द एप्लीकेबल ऑफ इंटरप्रिटेशन फ्रेमवर्क। अगर आप सिंपल लैंग्वेज में समझें तो प्रोफाइल मैच नहीं कर रहा है, देयरफॉर पर्सन इज एक्सक्लूडेड। अब थर्ड पॉसिबिलिटी है कि इनकन्क्लूसिव। इनकन्क्लूसिव का मतलब होता है कि अवेलेबल डीएनए इन्फॉर्मेशन रिलायबल कंक्लूजन देने के लिए सफिशिएंट नहीं है। फॉर एग्जांपल, सैंपल बहुत डिग्रेडेड हो सकता है, या डीएनए क्वांटिटी बहुत लो हो सकती है, या सैंपल में मल्टीपल इंडिविजुअल्स का डीएनए मिक्सचर हो सकता है। तो जो इंटरप्रिटेशन होता है वो डिफ़िकल्ट हो सकता है। ऐसी सिचुएशन में साइंटिस्ट को फोर्सफुली इंक्लूजन या एक्सक्लूजन नहीं देना चाहिए। इंस्टेड साइंटिफिकली अप्रोप्रिएट कंक्लूजन हो सकता है, इनकन्क्लूसिव जिसको बोलते हैं। तो 3 टर्म्स को एक बार फिर से हम समझते हैं। इंक्लूजन में ये है कि हम चीज़ें छोड़ नहीं सकते हैं, ठीक। एक्सक्लूजन में ये होता है कि जो इंडिविजुअल है उसने क्राइम नहीं करा है, उसको हम उस चीज़ से निकाल देते हैं या एक्सक्लूड कर देते हैं। और इनकन्क्लूसिव में क्या होता है कि अवेलेबल इन्फॉर्मेशन जो है वो इनसफिशिएंट है किसी भी कंक्लूजन तक पहुंचने के लिए। नेक्स्ट आता है कि डीएनए मैच डज नॉट ऑटोमेटिकली मीन कि एक पर्सन गिल्टी है। इस कॉन्सेप्ट को एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज एक क्राइम सीन पर एक चाकू मिला है, ठीक है। उस चाकू पे कुछ बायोलॉजिकल मटेरियल मिले हैं, उस बायोलॉजिकल मटेरियल से हमने डीएनए प्रोफाइल ऑब्टेन किया। अब हमने उस प्रोफाइल को एक सस्पेक्ट के रेफरेंस सैंपल के साथ कंपेयर किया। सपोज प्रोफाइल कंसिस्टेंट है। अब क्या हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि ये पर्सन ही क्रिमिनल है? नहीं। फॉरेंसिक साइंटिस्ट ऐसा डायरेक्टली कंक्लूजन नहीं देगा। साइंटिफिक कंक्लूजन और लीगल क्वेश्चन को सेपरेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। साइंटिफिक क्वेश्चन हो सकता है कि क्या एविडेंस पर प्रेजेंट बायोलॉजिकल मटेरियल का डीएनए प्रोफाइल पर्सन प्रोफाइल के साथ कंसिस्टेंट है या नहीं है। अगर आंसर यस है तो ये साइंटिफिक फाइंडिंग है। लेकिन लीगल क्वेश्चन क्या होगा कि क्या इसी पर्सन ने क्राइम कमिट किया है? इसका आंसर सिर्फ डीएनए प्रोफाइल से ऑटोमेटिकली नहीं मिलता। और फॉरेंसिक साइंटिस्ट को और क्वेश्चंस कंसिडर करने पड़ सकते हैं। डीएनए वहाँ कैसे आया? क्या पर्सन का ऑब्जेक्ट के साथ लेजिटिमेट कोई कांटेक्ट हो सकता था? क्या डीएनए किसी और रूट से ट्रांसफ़र हुआ हो सकता है? डीएनए कब डिपॉजिट हुआ? और सबसे इम्पॉर्टेंट ये आता है कि केस के जो बाकी एविडेंसेस हैं क्या इंडिकेट कर रहे हैं। इसीलिए फॉरेंसिक इंटरप्रिटेशन में कॉन्टेक्स्ट बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। साइंटिफिक चीज़ें तो हैं जो हमें मिल रही हैं, बट कॉन्टेक्स्ट बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो एक लाइन आप याद रखना कि डीएनए एविडेंस जो है वो एक एसोसिएशन प्रोवाइड कर सकता है, बट गिल्टिफिकेशन को क्लैरिफाई नहीं कर सकता है कि हाँ यही इंडिविजुअल ने क्राइम करा है। इस चीज़ को कंक्लूड करना वो आप कॉन्टेक्स्ट के बेस पे ही कर पाओगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फॉरेंसिक थिंकिंग। एक कंप्लीट एग्जांपल मैं बताती हूँ। अब मैं आपको एक बहुत यूज़फुल फ्रेमवर्क देना चाहती हूँ। अगर आप फ्यूचर में फॉरेंसिक बायोलॉजी में काम करना चाहते हैं तो सिर्फ फैक्ट्स या डेफिनेशन याद करके इनफ नहीं होगा। आपको फॉरेंसिक थिंकिंग डेवलप करनी पड़ेगी। क्या डेवलप करनी पड़ेगी? फॉरेंसिक थिंकिंग। जब भी आपको कोई बायोलॉजिकल एविडेंस मिले, सबसे 5 बेसिक क्वेश्चंस पूछें। पहला व्हाट, दूसरा वेयर, तीसरा हाउ, चौथा हु और पांचवा व्हाट डज इट मीन। यानी कि एविडेंस क्या है या मटेरियल क्या है, उसकी लोकेशन क्या है, वो वहाँ कैसे पहुँचा और किस चीज़ से एसोसिएट हो सकता है,
और इन सारी चीज़ों का क्या रिज़ल्ट आता है। तो कभी भी आप बायोलॉजिकल एविडेंस देखोगे तो व्हाट, वेयर, हाउ, हु एंड व्हाट डज़ इट मीन, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो आप हमेशा एक थिंकिंग डेवलप करो कि ऐसे कैसे हो सकता है, क्यों, कहाँ, कैसे, कब। जब ये सारी चीज़ें आने लगेंगी, जब आप ऐसे सोचने लगोगे ना, तो आपका दिमाग ऐसे ही फॉरेंसिक की तरफ थोड़ा-सा इन्वॉल्व होने लगेगा। तो आप हमेशा दिमाग में ये सारी चीज़ें रखो, क्वेश्चंस करते रहोगे तो आपको थोड़ा-सा इंटरेस्ट भी आएगा और चीज़ें डेवलप भी होंगी कि हाँ, एक थिंकिंग डेवलप हो रही है। किसी भी केस को आप केस वगैरह पढ़ना स्टार्ट करो, तो आपको अच्छा लगेगा। आप चीज़ें थोड़ा-सा फॉरेंसिक के पॉइंट ऑफ व्यू से आप चीज़ें रिलेट करने की कोशिश करो। So before we end this today's lecture, let's revise the most important points. Forensic biology is the application of biological sciences to forensic investigation. फिर हमने क्या पढ़ा कि biological evidences में क्या क्या आते हैं, blood, semen, saliva, hair, tissue और बाकी biological materials। DNA profiling क्या होती है, genetic markers, इन सब चीज़ों को हमने पढ़ा। STR का फुल फॉर्म क्या होता है, शॉर्ट टेंडम रिपीट। न्यूक्लियर डीएनए और माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए अलग-अलग लोकेशंस पे मिलते हैं, उनका इनहेरिटेंस का जो पैटर्न है वो अलग है, उनके एप्लीकेशंस अलग हैं। प्रिजम्पटिव टेस्टिंग और कंफर्मेटरी टेस्टिंग क्या होता है, उन दोनों का डिफरेंस हमने समझा। चेन ऑफ कस्टडी क्या होता है, ये हमने पढ़ा। और फाइनली हमने इंक्लूजन, इनकंसिस्टेंट, इन सारी चीज़ों का डिफरेंस देखा। अब आप हमें एक सवाल बताना कि आप हमें कमेंट सेक्शन में 5 बायोलॉजिकल एविडेंसेस के नेम लिखना। ओके, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।